व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू नोट्स। तो आज के इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में हम अपने टू डू एप्लीकेशन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और इसके लिए जो है वो फर्दर बैकएंड जो है वो लिखेंगे नेस्ट.जेएस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगेन मैंने अपनी टू डू एप्लीकेशन का फ्रंट एंड आपको मैं दिखा रहा हूँ। और अगर आप मेरी इस टैब पे जाएंगे तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी ARD बनाई हुई है जो मेरे इस टू डू एप्लीकेशन के बिजनेस यूज़ केस को फुलफ़िल कर रही है। तो अगर आप इस एप्लीकेशन को गो थ्रू करेंगे तो आप सिर्फ यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ दो एंटिटीज़ आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, एक यूज़र्स हैं और दूसरी केस में यूज़र्स के टू डूज़ होंगे। ठीक है, तो यही दो एंटिटीज़ हैं जो पूरी एप्लीकेशन में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। और उसकी जो डेटाबेस डायग्राम है जिसे हम लोग एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बोलते हैं, वो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक यूज़र्स का टेबल होगा जिसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और यूज़र का रोल होगा। ठीक है, ईमेल और पासवर्ड की बेस पे हम लोग बेसिकली यूज़र को ऑथेंटिकेट कर रहे होंगे और रोल की बेस पे बेसिकली हम उसे ऑथराइज़ कर रहे होंगे। और इस एप्लीकेशन के अंदर हम लोग बेसिकली दो ही रोल रखेंगे एक यूज़र के, जिसमें एक एडमिन का रोल होगा और दूसरा नॉर्मल यूज़र का रोल होगा। एडमिन बेसिकली उसके पास तमाम एप्लीकेशन के राइट्स होंगे कि वो किसी भी यूज़र को डिलीट कर सकता है और उसका एक्सेस भी रोक सकता है, जबकि नॉर्मल यूज़र बेसिकली सिंपल अपने टू डूज़ को हैंडल कर सकता है। वो अपने सिर्फ एक्टिव टू डूज़ को देख सकता है और अपनी कंप्लीटेड टू डूज़ को देख सकता है और उन्हें डिलीट कर सकता है। तो यहाँ पे जो मेरा रिलेशनशिप बनेगा टू डूज़ के साथ वो बेसिकली वन टू मैनी का रिलेशन बनेगा कि एक यूज़र के मल्टीपल टू डूज़ हो सकते हैं। और टू डूज़ के टेबल को मैंने बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है जिसके अंदर बेसिकली सिर्फ हमारे पास टू डूज़ का टाइटल होगा और वो किस डेट को टू डू बनाया गया था वो उसकी डेट होगी। तो ये सिंपल सा यूज़ केस है जिसको हम बेसिकली नेस्ट.जेएस के बैकएंड पे इम्प्लीमेंट करेंगे। मैंने इस एप्लीकेशन को बिल्कुल सिंपल रखा है क्योंकि बेसिकली इसका मकसद जो है ना वो कोई लार्ज एंटरप्राइज एप्लीकेशन को क्रिएट करना नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ एक गो थ्रू प्रोवाइड करना है कि हम कैसे कोई भी सिंपल प्रोजेक्ट को नेस्ट.जेएस के थ्रू प्रॉपर्ली हैंडल कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे बैकएंड की तरफ और जो है वो टाइप ओआरएम को इंटीग्रेट करते हैं, अपना पोस्टग्रेस डेटाबेस कनेक्ट करते हैं और जो है ना वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बिफोर गोइंग टू VS कोड तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने सिंपल एक टू डू अंडरस्कोर DB का एक डेटाबेस ऑलरेडी पोस्टग्रेस के अंदर बना लिया है और उसको डेटा ग्रिप के थ्रू मैंने कनेक्ट भी कर लिया है और इसके अंदर फ़िलहाल यहाँ पर कोई भी रिलेशंस मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हम एक काम करते हैं, चलते हैं दोबारा अपने VS कोड की तरफ। और यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि एक सिंपल बिल्कुल ब्लैंक एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है, बिल्कुल ब्लैंक नेस्ट.जेएस के अंदर। ठीक है, और उसको मैंने नाम दे दिया है टू डू डैश बैकएंड के नाम से। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिंपल जो है वो मेन डॉट टीएस है जो बेसिकली मेरे नेस्ट का एंट्री पॉइंट है और उसके अंदर मेरे पास सिर्फ एक ऐप मॉड्यूल है। और इस ऐप मॉड्यूल के अंदर बेसिकली सिंपल मेरे पास कोई भी फर्दर कंट्रोलर्स नहीं है, ना ही कोई प्रोवाइडर्स हैं, तो बिल्कुल एक ब्लैंक ऐप मॉड्यूल है। तो यहीं से जो है हम बेसिकली इसकी फर्दर इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज़ के लिए हम लोग बेसिकली VS कोड को इस्तेमाल करेंगे। रीज़न VS कोड को इस्तेमाल करने का ये है बेसिकली कि VS कोड ओपन सोर्स्ड है और वेबस्टॉर्म जो बेसिकली उसके अंदर फंक्शनैलिटी तो ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि वो पेड है तो ज़्यादातर लोग उसको प्रॉपर्ली जो है ना वो हैंडल आउट नहीं कर सके, तो इसलिए मैंने VS कोड को प्रेफर किया है ताकि आप लोग ओपन सोर्स टूल्स को इस्तेमाल करते साथ ही बेसिकली इन तमाम चीज़ों को हैंडल आउट कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ कि अपनी नेस्ट की एप्लीकेशन के साथ टाइप ओआरएम को इंटीग्रेट कर लेते हैं और टाइप ओआरएम की मदद से हम बेसिकली अपनी जो पोस्टग्रेस डेटाबेस है उसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैं इंटीग्रेटर में खोल लेता हूँ और यहाँ पर मुझे कुछ डिपेंडेंसीज़ रिक्वायर्ड हैं तो मैं वो डिपेंडेंसीज़ इंस्टॉल कर दूँगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं करूँगा npm install @nest.js। सबसे पहले डिपेंडेंसी होगी nest.js/config की, क्योंकि मैं बेसिकली इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के थ्रू अपने टाइप ओआरएम को पैरामीटर्स प्रोवाइड करूँगा। सेकंड डिपेंडेंसी होगी ऑब्वियस सी बात है nest.js/type ORM की, जो बेसिकली नेस्ट और टाइप ORM को आपस में कंबाइन करता है। थर्ड डिपेंडेंसी ऑब्वियस सी बात है टाइप ORM होगी और फोर्थ डिपेंडेंसी में मेरे पास पीजी जो बेसिकली पोस्टग्रेस का ड्राइवर है वो होगा। ठीक है, तो इसको एंटर कर देते हैं और ये कुछ टाइम लेगा तो हमारी डिपेंडेंसीज जो है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली मेरे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं और आप इनको बेसिकली जो है वो package.json से जाकर इसको फर्दर वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ मैं अपने package.json के अंदर आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं डिपेंडेंसीज़ के अगर सेक्शन में जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मुझे बेसिकली पी जी नेस्ट.जेएस टाइप ORM और जो
को टाइप और की डिपेंडेंसी है वो ये सारी की सारी जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। और इसी तरीके से मेरे पास nest.js/config का पैकेज भी इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आ जाते हैं अपने ऐप मॉडल के अंदर और अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको जो है ना इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे यहाँ पर कुछ इंपोर्ट्स रिक्वायर्ड है और मैं बेसिकली इंपोर्ट कर रहा हूँगा फ्रॉम नेस्ट.js कॉन्फ़िग के पैकेज से, क्योंकि मुझे बेसिकली अपना जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की फ़ाइल है उसकी कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करनी है। तो nest.js/config के पैकेज से हम इंपोर्ट कर रहे होंगे कुछ चीज़ें और तकरीबन सिर्फ हम 2 ही चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, एक कॉन्फ़िगरेशन का मॉड्यूल होगा और सेकंड में कॉन्फ़िगरेशन सर्विस होगी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ हम बेसिकली इस कॉन्फ़िग मॉड्यूल को जो है वो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो मैं इंपोर्ट्स के एरिया में आ जाता हूँ और यहाँ पर आते साथ ही मैं कर दूँगा कॉन्फ़िग मॉड्यूल। ठीक है, डॉट फॉर रूट और फॉर रूट के अंदर बेसिकली हम सिर्फ 2 ही पैरामीटर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बेसिकली एक होता है इस ग्लोबल और इसको हम ट्रू कर देंगे और ये बेसिकली क्या करेगा कि इस कॉन्फ़िगरेशन के मॉड्यूल को मेरे हर मॉड्यूल के अंदर लोड कर देगा, मुझे बाय डिफ़ॉल्ट इसे इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी के साथ जो सेकंड पैरामीटर होगा उसमें मेरे पास एनवायरनमेंट की जो फ़ाइल पाथ होगी वो प्रोवाइड करूँगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली वो आ जाएगा एनवायरनमेंट की फ़ाइल पाथ। ठीक है, और उस फाइल का जो नाम होगा बेसिकली वो डॉट लोकल डॉट env होगा, क्योंकि हम बेसिकली एप्लीकेशन को लोकली डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जो जितने भी लोकल एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होंगे वो इस फाइल में होंगे। कल को अगर आप प्रोडक्शन पे जाते हैं तो आप बेसिकली इसको जो है ना वो डॉट prod डॉट env करके सारे प्रोडक्शन के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आप वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर दूँगा और इसी के साथ यहाँ पर एक रूट में आते साथ ही मैं वो फाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ डॉट लोकल डॉट env और यहाँ पर बेसिकली हम सारे के सारे जो है ना वो अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही काम करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में मुझे जो है ना वो यहाँ पर आते साथ ही अपने टाइप ORM के कॉन्फ़िगरेशन के मॉड्यूल को जो है वो लोड करना है। तो इसी के साथ हम क्या करेंगे कि अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पहले सेट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम उस टाइप ORM को जितने भी पैरामीटर्स होंगे जो उसे रिक्वायर्ड हैं डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, वो हम अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के थ्रू फीड कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी से अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ। हमारे पास होगा डेटाबेस का जो है वो नाम होगा। ठीक है, और नाम मेरे केस में है टू डू अंडरस्कोर DB, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अगर आप मेरे डेटा ग्रिप के आगे डेटा ग्रिप के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पे टू डू अंडरस्कोर DB के नाम से डेटाबेस नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये टू डू अंडरस्कोर DB डेटाबेस का नाम होगा। इसी तरीके से मेरे पास डेटाबेस का होस्ट होगा, क्योंकि मैंने लोकली रन किया हुआ है तो वो हो जाएगा लोकल होस्ट। और इसी के साथ मेरे पास डेटाबेस की जो है वो पोर्ट होगी और मेरे केस में जो पोर्ट है वो है 5432 और इसी तरीके से मेरे पास जो है वो डेटाबेस का यूज़र नेम होगा और वो मेरे केस में है पोस्टग्रेस और इसी के साथ मेरे पास डेटाबेस का जो है वो पासवर्ड होगा और वो मेरे केस में है पोस्टग्रेस, सेम ही है। ठीक है, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल यही पैरामीटर्स हैं। इसके अलावा हम 2 पैरामीटर्स और प्रोवाइड करेंगे जो टाइप ORM में रिक्वायरमेंट होती है। एक कहलाता है डेटाबेस सिंक, जिसमें हम सिंक्रोनाइजेशन का पैरामीटर ट्रू कर रहे होंगे। ठीक है, और दूसरा जो पैरामीटर है वो होगा डेटाबेस अंडरस्कोर लॉगिंग। ठीक है, तो हम बेसिकली डेटाबेस का अगर लॉग देखना चाह रहे होंगे तो उसे भी मुझे ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 पैरामीटर्स जो है ना वो स्पेसिफिक टू टाइप ORM है, बाकी मेरा ख्याल तकरीबन जो है ना वो रिक्वायर्ड होते हैं डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो उसी को मैं सेव कर दूंगा। मेरे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की फाइल रेडी हो चुकी है और ये मेरे लोकल जो है वो डेटाबेस के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, कल को अगर आप प्रोडक्शन पे स्विच करते हैं तो आपको प्रोडक्शन के बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम आते हैं दोबारा अपने ऐप मॉडल के अंदर और अब हम जो है वो अपने टाइप ORM के जो है वो मॉडल को कन्फिगर करेंगे विद दीज एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और सिंपल हम उसको लोड कर लेंगे। सॉरी, इनसाइड द एरिया होगा ये सब कुछ, तो मैं एरिया को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे हम आ जाएंगे टाइप ORM के मॉडल को इम्पोर्ट करेंगे और अगेन ये इंपोर्ट हो रहा होगा फ्रॉम नेस्ट.js टाइप ORM के पैकेज से। ठीक है, और इसको हम एसिंक्रोनसली जो है वो कन्फिगर करेंगे ताकि हम इसके अंदर कोई भी फर्दर और मॉड्यूल भी इंपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो फॉर रूट एसिंक और इसके अंदर हम बेसिकली क्योंकि हम लोग इसको एसिंक्रोनसली कर रहे हैं तो इसके अंदर जो पैरामीटर्स हमने प्रोवाइड करने हैं वो थ्रू इसके ये जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स है ये प्रोवाइड करने हैं, तो हम इसको थ्रू करेंगे कॉन्फिग सर्विस। ठीक है, तो उसके ज़रिए उसके लिए मुझे जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो ये है कि मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर कॉन्फिग का मॉड्यूल। ठीक है, क्योंकि मुझे कॉन्फिग का मॉड्यूल से कॉन्फिग सर्विस चाहिए। ठीक है, तो हम इंपोर्ट करेंगे कॉन्फिग मॉड्यूल और हम इंजेक्ट करेंगे बेसिकली कॉन्फिग सर्विस। ठीक है, और इस कॉन्फिग सर्विस की मदद से हम लोग बेसिकली सारे के सारे पैरामीटर्स अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल से उठाकर टाइप ORM को प्रोवाइड कर रहा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे यूज़ फैक्ट्री के मेथड में और यहाँ पर बेसिकली हम जो है कॉन्फिग सर्विस को इंजेक्ट करेंगे
ठीक है। कॉन्फ़िग सर्विस का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जिसकी टाइप होगी अगेन कॉन्फ़िग सर्विस, ठीक है। और इसके थ्रू बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे, अपने ये जो टाइप ORM के मॉड्यूल है उसको हम पैरामीटर्स प्रोवाइड कर रहे होंगे थ्रू दिस कॉन्फ़िग सर्विस, ठीक है। तो जो टाइप ORM को जो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, उसमें सबसे पहले होगा होस्ट, ठीक है। और वो हम कॉन्फ़िग सर्विस से गेट करेंगे, कॉन्फ़िग सर्विस डॉट गेट। और यहाँ पर जो हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल का नाम रखा था, वो अगर आप जाके चेक करें तो वो है बेसिकली डेटाबेस अंडरस्कोर होस्ट, ठीक है। तो हम वही प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, तो दैट इज़ डेटाबेस अंडरस्कोर होस्ट। और इसी के साथ मुझे जो है वो पोर्ट भी प्रोवाइड करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी हम कॉन्फ़िग सर्विस से गेट कर रहे होंगे, और वो होगी डेटाबेस अंडरस्कोर पोर्ट, ठीक है। इसी के साथ तीसरा पैरामीटर जो हमारे पास होगा उसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, वो मेरे पास होगा यूज़र नेम का, ठीक है। और हम वो गेट कर रहे होंगे फ्रॉम डेटाबेस अंडरस्कोर यूज़र नेम, जो अभी हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। और इसी के साथ इसी को अगेन डुप्लीकेट कर लेता हूँ। जो नेक्स्ट पैरामीटर ऑब्वियस सी बात है पासवर्ड का रिक्वायर्ड होगा, तो हम पासवर्ड को भी लोड कर लेते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस अंडरस्कोर पासवर्ड होगा, ठीक है। और इसी के साथ एक और जो पैरामीटर हमारे पास होगा वो ऑब्वियस सी बात है वो सिंक्रोनाइजेशन का होगा, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन का होगा तो वो हम ऑब्वियस सी बात है लोड कर लेंगे फ्रॉम डेटाबेस अंडरस्कोर SYNC सिंक का हमने बनाया था। और इस तरीके से लॉगिंग का जो है वो भी हमारे पास है, तो वो हम लोड करेंगे फ्रॉम कॉन्फ़िग सर्विस डॉट गेट। और इसी तरीके से फ्रॉम डेटाबेस अंडरस्कोर लॉगिंग, ठीक है। एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं कि सारे के सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स मेरे ठीक हैं कि नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास डेटाबेस का होस्ट हो गया, पोर्ट हो गया, यूज़र नेम होगी, पासवर्ड हो गया, सिंक हो गया, लॉगिंग हो गई। मेरा ख्याल में नाम प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है। तो नाम भी प्रोवाइड कर लेते हैं। तो यस, हमने डेटाबेस का नेम प्रोवाइड नहीं किया, तो वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे फ्रॉम दिस डेटाबेस पैरामीटर। और उसको हम कर देंगे कॉन्फ़िग सर्विस डॉट गेट एंड डेटाबेस अंडरस्कोर नेम का पैरामीटर, ठीक है। और इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि और कोई पैरामीटर इसको रिक्वायर्ड है। हाँ, इसको एक और पैरामीटर रिक्वायर्ड होता है जो बेसिकली टाइप का होता है, ठीक है। जिसमें हम बता रहे होते हैं कि कौन सा डेटाबेस का टाइप है जो आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो जो टाइप होगी बेसिकली आप जाएंगे तो आपके पास बहुत से डिफरेंट ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि हम लोग पोस्टग्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इस पोस्टग्रेस को सेलेक्ट करेंगे, तो मेरे पास टाइप होगी पोस्टग्रेस, ठीक है। तो इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि और पैरामीटर्स को रिक्वायर्ड है। इसको सिर्फ हमने एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि पोर्ट क्योंकि नंबर में होगा तो हम इसको नंबर में भी कास्ट करेंगे, तो हम एक इसको यहाँ पर नंबर में कास्ट कर देंगे, ठीक है। और इसी के साथ क्योंकि मेरे पास सिंक्रोनाइजेशन और जो लॉगिंग का पैरामीटर्स है बूलियन में, तो इसको मैं अगेन बूलियन में कास्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये बूलियन में कास्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से इसको भी यहाँ पर मैं बूलियन में कास्ट कर दूंगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या किया है मैंने अपने जो टाइप ORM की कॉन्फ़िगरेशन, टाइप ORM को जो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं वो मैंने प्रोवाइड किए हैं, और प्रोवाइड किए हैं थ्रू कॉन्फ़िगरेशन सर्विस। और कॉन्फ़िगरेशन सर्विस को बेसिकली मैंने यहाँ पे उसका मॉडल भी इंजेक्ट किया है और उसकी सर्विस भी इंजेक्ट की है, ठीक है। और वो बेसिकली हम लोड कर रहे हैं थ्रू दिस लोकल इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसी के साथ इसको सेव कर लेते हैं, और सेव करते साथ ही बेसिकली हम एक काम करते हैं, अपना इंटीग्रेटेड टर्मिनल खोल लेते हैं, स्क्रीन को मैं क्लियर कर लेता हूँ और इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि क्या ये मेरे डेटाबेस से कनेक्ट होती है कि नहीं होती, ठीक है। तो मेरे पास जो कमांड है वो है npm run start colon def, इसको मैं एंटर कर दूंगा और ये कुछ टाइम लेगा और उसी के साथ मेरी एप्लीकेशन अप हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास मेरी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली अप हो चुकी है और मेरी जो टाइप ORM के मॉड्यूल की डिपेंडेंसीज है वो भी प्रॉपर्ली इनिशियलाइज हो चुकी हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मेरी जो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन के पैरामीटर्स हैं वो सारे प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं और मैंने प्रॉपर्ली टाइप ORM के थ्रू अपने पोस्टग्रेस के डेटाबेस को प्रॉपर्ली कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। ठीक है, तो डेटाबेस को कनेक्ट करते साथ ही जो अब हमारा नेक्स्ट काम ये होगा कि हम बेसिकली नेस्ट की मॉडुलर अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए अपनी एप्लीकेशन को दो डिफरेंट मॉडल्स में स्प्लिट करेंगे, ठीक है। दो मॉडल्स में हम इसलिए स्प्लिट करेंगे क्योंकि हमारे बिजनेस यूज़ केस के लिए सिर्फ दो ही एंटिटीज़ हैं जो आपस में रिलेट कर रही हैं, ठीक है। अगर मैं अपने क्रोम ब्राउज़र में दोबारा आता हूँ और दोबारा अपनी ये डायग्राम खोलता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक मॉड्यूल बेसिकली मेरे पास यूज़र्स का बनेगा और एक मॉडल मेरे पास टू डूज़ का बनेगा, ठीक है। और आपस में बेसिकली वो रिलेट कर रहे होंगे। तो मैं बेसिकली नेस्ट के जो मॉड्यूलर अप्रोच है उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी एप्लीकेशन में दो डिफरेंट मॉड्यूल्स क्रिएट करूँगा, एक यूज़र का मॉड्यूल होगा और एक टू डूज़ का मॉड्यूल होगा, ठीक है। तो इसी के साथ दोबारा चलते हैं अपने एप्लीकेशन में और मैं यहाँ पर एक नया इंटीग्रेटर टर्मिनल जो है वो खोल लेता हूँ
और इसमें बेसिकली हम जो है ना वो नए मॉड्यूल 2 बनाएँगे, ठीक है। अब वो उन मॉड्यूल्स के लिए मुझे ऑब्वियस सी बात है रिक्वायर्ड है कि मेरे पास CRUD के एंट्री पॉइंट्स भी होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली अगर आप दोबारा डायग्राम पे आएँ तो मुझे बेसिकली यूज़र्स को भी बेसिकली उसकी CRUD परफ़ॉर्म करनी है कि हम क्रिएट कर रहे होंगे, रीड कर रहे होंगे, अपडेट कर रहे होंगे, डिलीट कर रहे होंगे, और टू डूज़ के केस में भी बेसिकली हम यही कर रहे होंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि हम इनकी 2 डिफरेंट रिसोर्सेज़ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, अगर हम दोबारा अपने VS कोड की तरफ आता हूँ, तो वो हम बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं थ्रू नेस्ट CLI, ठीक है। तो वो अगर आप नेस्ट डैश डैश जो है वो हेल्प को लिख के एंटर करेंगे, तो यहाँ पर जितनी भी कमांड्स इस नेस्ट में अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक कंप्लीट जो है वो फुल एक चार्ट आया है, और इस चार्ट के थ्रू बेसिकली आप देख सकते हैं कि मेरे पास काफ़ी सारी कमांड्स हैं जो यहाँ अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन मुझे जिस कमांड के थ्रू मॉड्यूल्स क्रिएट करने हैं वो ये रिसोर्स वाली कमांड है, जिसमें बेसिकली क्या कर रहे होंगे, हम एक नई CRUD की रिसोर्स क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस कमांड को रन करते साथ ही बेसिकली नेस्ट क्या करता है कि वो एक नया मॉडल क्रिएट करता है, उस मॉडल के अंदर एक कंट्रोल को क्रिएट करता है, फिर एक सर्विस को क्रिएट करता है, और फिर बेसिकली उस सर्विस को अप टू द कंट्रोलर प्रॉपरली लिंक कर देता है, ठीक है। तो हम बेसिकली इस कमांड को इस्तेमाल करते हुए 2 डिफरेंट जो है वो रिसोर्स क्रिएट करेंगे, एक यूज़र की होगी और एक टू डू की होगी, ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ, मैं कर दूंगा नेस्ट G फॉर जनरेट, और रिसोर्स की शॉर्ट फॉर्म होती है RES रिसोर्स, और पहली होगी हमारे पास यूज़र की रिसोर्स, ठीक है। तो हम इसको एंटर कर दूंगा, और ये कुछ टाइम लेगा, और जिसके साथ ही बेसिकली पहले मेरी एक यूज़र की रिसोर्स क्रिएट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझसे वो पूछ रहा है कि आपको किस तरह की रिसोर्स चाहिए, रेस्ट एपीआई की चाहिए, ग्राफक्यूएल की चाहिए, या किसी और माइक्रो सर्विस की चाहिए। तो हमारे केस में क्योंकि रेस्ट एपीआई, तो मैं इसको रेस्ट एपीआई करके एंटर कर दूंगा, ठीक है। और फिर मुझसे पूछ रहा है कि क्या आपको CRUD के एंट्री पॉइंट्स चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे CRUD के एंट्री पॉइंट्स भी चाहिए, तो मैं इसको वाई करके एंटर कर दूँगा, और यहाँ पर ये कुछ टाइम लेगा और मेरी जो रिसोर्स है उसे क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने बेसिकली मेरी जो रिसोर्स है वो प्रॉपर्ली क्रिएट कर ली है, ठीक है। अगर आप मेरे बेसिकली आप फाइल एक्सप्लोरर में आएँ तो आपको बेसिकली एक यूज़र का फ़ोल्डर नज़र आ रहा होगा, और उस फ़ोल्डर के अंदर आपको बेसिकली जो है वो एक DTO का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, एक एंटिटी का फ़ोल्डर नज़र आ रहा होगा, इसी तरीके से कंट्रोलर नज़र आ रहा होगा, एक मॉड्यूल और एक सर्विस, ठीक है। और यहाँ पे इसने 2 डिफरेंट टेस्टिंग फाइल्स भी क्रिएट की हैं, ठीक है। तो वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं उनको यहाँ से डिलीट कर दूँगा, सिंपल एज़ दैट, ठीक है। तो मेरे पास एक यूज़र का मॉडल हो गया, उसकी सर्विस हो गई, उसका कंट्रोलर हो गया, और एंटिटीज़ के फ़ोल्डर में सिंपल एक एंटिटी, और DTO के फ़ोल्डर में मेरे पास डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। और इसी के साथ बेसिकली जैसे मैंने यूज़र की रिसोर्स क्रिएट की है, इसी तरीके से मैं टू डू की रिसोर्स क्रिएट करूँगा। तो मैं स्क्रीन को दोबारा क्लियर कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम कर देंगे नेस्ट G फॉर जनरेट RES रिसोर्स, और यहाँ पे हम नाम दे दूँगा टू डू का, ठीक है। और इसको मैं एंटर कर दूँगा। तो ये दोबारा वही स्टेप्स मुझसे जो है पूछेगा कि आपको क्या जो है रेस्ट एपीआई चाहिए, और क्या आपको CRUD एंट्री पॉइंट्स चाहिए, तो मुझसे अगेन ये पूछेगा, और पूछते साथ ही अगेन जाकर ये दोबारा एक टू डू की रिसोर्स क्रिएट कर देगा मेरे लिए, ठीक है। तो मुझे अगेन रेस्ट एपीआई चाहिए, तो मैं रेस्ट एपीआई को एंटर कर दूंगा, और CRUD एंट्री पॉइंट्स भी चाहिए, तो मैं वाई करके एंटर कर दूंगा। तो अगर आप देख सकते हैं कि विद इन सेकेंड्स उसने जो है वो अगेन मेरा जो रिसोर्स है, जो टू डू की रिसोर्स है, उसे क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो मैं स्क्रीन को क्लियर करते साथ ही मैं अपना इंटीग्रेटर में बंद कर दूंगा, और यहाँ पर जब आप आएंगे तो अगेन टू डू के केस में भी उसने वही चीज़ें क्रिएट की होंगी, DTO एंटिटीज़ का फोल्डर है, और यहाँ पर अगेन कंट्रोलर है, मॉड्यूल है, और सर्विस है, और कुछ टेस्टिंग की फाइल्स हैं जो मैं रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम उसको डिलीट कर देंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अगेन उसने 2 मॉड्यूल्स क्रिएट कर दिए टू डू के, विद फुल फ्लैच कंट्रोलर एंड फुल फ्लैच सर्विस, ठीक है। और फ्लो बेसिकली किस तरीके से काम कर रहा है, अगर आप किसी भी एक लेट सपोज कि मैं यूज़र मॉडल के अंदर आता हूँ, तो आप मॉडल के अंदर आएंगे, यूज़र मॉडल के अंदर, तो यहाँ पर 2 चीज़ें उसने बनाई है, एक यूज़र का कंट्रोलर है और यूज़र की सर्विस है, ठीक है। और यूज़र के कंट्रोलर पे अगर आप आएंगे तो उसने बेसिकली 5 डिफरेंट एंड पॉइंट्स क्रिएट किए हुए हैं। मैं थोड़ा सा उसको जूम आउट कर दूँ, तो एक उसने क्रिएट की रिक्वेस्ट बनाई है, एक उसने फाइंड ऑल की बनाई है, गेट की बनाई है, एक उसने अपडेट की बनाई है, और एक डिलीट की बनाई है, ठीक है। और इसको बेसिकली अगेन उसने जो है वो लिंक कर दिया है थ्रू अवर यूज़र सर्विस। और अगर आप यूज़र सर्विस के अंदर आएंगे तो फिलहाल के लिए उसने जो है ना 5 डिफरेंट मेथड्स यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं, जिसमें वो यूज़र को क्रिएट कर रहा होगा, फाइंड कर रहा होगा, फाइंड वन कर रहा होगा, अपडेट कर रहा होगा, और रिमूव कर रहा होगा, ठीक है। तो यही फ्लो बेसिकली हर रिसोर्स का होता है जब भी आप नेस्ट के CLI के थ्रू कोई भी रिसोर्स क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर एक फ़ायदा जो है वो ये होता है कि अगर आप नेस्ट के CLI के थ्रू कोई भी अगर आप रिसोर्स क्रिएट करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली आप जो रिसोर्सेज वो क्रिएट करता है वो उसे ऑटोमेटिकली आपके रूट मॉड्यूल में भी इंपोर्ट कर लेता है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर उसने 2 डिफरेंट जो है ना मॉड्यूल्स बनाए हैं, एक यूज़र का
और एक टू डू का बनाया है, तो उसको उसने बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली आपके ऐप मॉडल में भी इंपोर्ट कर दिया होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आएँ तो आप देख सकते हैं कि उसने यूज़र मॉडल भी इंपोर्ट कर दिया है और टू डू मॉडल भी इंपोर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली काम हमने नहीं किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें नेस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि हम बेसिकली अगर मैं दोबारा अपनी डेटाबेस की डायग्राम पे आता हूँ, तो हम बेसिकली क्या कर रहे होंगे, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने टाइप वार्म को भी इंटीग्रेट कर लिया है, डेटाबेस को भी कनेक्ट कर लिया, हमने अपने मॉड्यूल्स भी बना लिए हैं, तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, एंटिटीज़ को क्रिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अवर डेटाबेस डायग्राम, ठीक है। तो अब पहले हम स्टार्ट करेंगे यूज़र्स मॉड्यूल के अंदर, और वहाँ पर जाकर हम यूज़र की एंटिटी क्रिएट करेंगे, जिसमें बेसिकली हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और रोल होगा, ठीक है। और उसमें बेसिकली हमने उसकी टाइप्स ऑलरेडी डिफाइन करके रखी हुई हैं, ठीक है। तो चलते हैं दोबारा अपनी एप्लीकेशन की तरफ वीएस कोड के अंदर, और मैं यूज़र के फ़ोल्डर को खोलते साथ ही मैं एंटिटीज़ के फ़ोल्डर के अंदर आ जाऊँगा, ठीक है। और एंटिटी में आप देख सकते हैं कि उसने ऑलरेडी जो है वो एक फ़ाइल बना के रखी हुई है, user.entity.ts, ठीक है। और आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप कोई भी एंटिटी क्रिएट करते हैं नेस्ट.js के अंदर, तो उसकी एक कन्वेंशन है और एक स्टैंडर्ड है कि आपने उसके आगे .entity.ts लगाना होता है, ठीक है। ये हर फाइल की नेमिंग कन्वेंशन है जब भी आप नेस्ट में काम करते हैं, ठीक है। जो फाइल जिस चीज़ को बिलोंग करती है, आपको उसे डॉट करके उसका पर्पस लिखना होता है और फिर फाइल की एक्सटेंशन प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। सर्विस के केस में आप डॉट सर्विस करेंगे, मॉड्यूल के केस में आप डॉट मॉड्यूल करेंगे, कंट्रोलर के केस में डॉट कंट्रोल करेंगे, और इसी तरीके से एंटिटी के केस में आप डॉट एंटिटी करेंगे, ठीक है। तो ये नेमिंग कन्वेंशन अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, और यही पर्पस था बेसिकली नेस्ट.js का, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपका प्रोवाइड करना, ठीक है। तो हम आ जाते हैं यूज़र एंटिटी के अंदर, और यहाँ पर बेसिकली हम जो है वो अपनी फील्ड्स डिफाइन करेंगे जो है ना विद रिस्पेक्ट टू द डेटाबेस डायग्राम, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पर अगेन हम क्या करेंगे, बेसिकली 3 डिफरेंट फील्ड्स बनाएंगे, सॉरी 3 नहीं है, मेरा ख्याल 4-5 है। तो पहली तो एक आईडी है, ठीक है, जो बेसिकली जिसका वो फॉर्मेट होगा नंबर। दूसरा मेरे पास है फर्स्ट नेम, ठीक है, और फर्स्ट नेम अगेन होगी स्ट्रिंग के अंदर, और इसी तरीके से मेरे पास मेरा ख्याल लास्ट नेम है, तो हम इसको लास्ट नेम को भी लिख लेते हैं, ठीक है। लास्ट नेम होगी स्ट्रिंग के अंदर है, ये भी ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद मेरे पास ईमेल है जो अगेन स्ट्रिंग के अंदर होगी, और इसी तरीके से मेरे पास एक रोल है, और वो भी मेरे पास अगेन स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये बेसिक पैरामीटर्स हैं जो क्या है मुझे डेटाबेस के अंदर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि एक दफ़ा इसको वेरीफाई कर लेते हैं, फिर इसको हम जो है ना वो फर्दर लेके चलेंगे, ठीक है। तो मेरे पास आईडी हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड एंड रोल, ठीक है। तो मेरे ख्याल मैं पासवर्ड मिस कर चुका हूँ, तो यहाँ पर आके पासवर्ड पर लिख देते हैं, ठीक है। पासवर्ड एंड अगेन वो भी स्ट्रिंग में होगा, ठीक है। तो ये बेसिक पैरामीटर्स हैं जो मुझे रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो अब इसको एंटिटी बनाने के लिए अगेन क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके ऊपर टाइप वारम के डेकोरेटर्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और वो बेसिकली कहाँ से इंपोर्ट हो रहेंगे, वो इंपोर्ट हो रहेंगे फ्रॉम टाइप वारम, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो मैं इसको अगेन वही कर लूँगा, @एंटिटी का डेकोरेटर लगा दूँगा, और इसको हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम टाइप वारम, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से क्योंकि ये आईडी हमारा जो कॉलम है, ये आईडी का ये प्राइमरी कॉलम होगा, तो इसके ऊपर अगेन वही नोटेशन लग जाएगी @प्राइमरी जनरेटेड कॉलम की, ठीक है। इसे भी हम बेसिकली कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, टाइप वारम से। तो प्राइमरी जनरेटेड कॉलम की एनोटेशन भी मैंने यहाँ पे लगा दी है। यहाँ पर एनोटेशन या डेकोरेटर बात एक ही है, ठीक है। तो टाइप स्क्रिप्ट की दुनिया में हम बेसिकली डेकोरेटर्स ही बोल रहे होते हैं। तो डेकोरेटर इंपोर्ट कर लिया, और बाकियों में सिर्फ कॉलम का ही डेकोरेटर जाएगा, तो उसको हम कॉलम कर देंगे, और इसे भी हम इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम टाइप वारम, और यही डेकोरेटर बेसिकली बाकी सब पे चला जाएगा, ठीक है। कॉलम यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, और यहाँ पर भी जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर एंटिटी का स्ट्रक्चर नज़र आ जाए, ठीक है। तो ये बेसिक एंटिटी जो हमने क्रिएट, जिसमें मेरे पास आईडी प्राइमरी कॉलम होगा, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, ईमेल होगा, पासवर्ड होगा और रोल होगा, ठीक है। तो ये मेरी एंटिटी यहाँ पर तकरीबन बन चुकी है। इसी के साथ मैं इसको सेव कर दूँगा, और सेव करते साथ ही बेसिकली जो है वो क्या हुआ है कि अभी तक सिर्फ मैंने अपनी एंटिटी बनाई है, ठीक है। इस एंटिटी को भी मैंने 2 स्टेप्स और परफॉर्म करने। एक में बेसिकली क्या करना है कि मैंने इसको रजिस्टर करवाना है टाइप ओआरएम के साथ, ठीक है। और दूसरे स्टेप में मैंने ये करना है कि टाइप ओआरएम को बताना है कि मेरी एंटिटीज़ कहाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो वो स्टेप भी हम लोग मिस कर चुके थे। तो मैं काम करता हूँ, अपने ऐप मॉडल में आता हूँ, और ऐप मॉडल में आते साथ ही बेसिकली यहाँ पर मेरे पास एक एंटिटीज़ का ऑप्शन होता है, ठीक है, जिससे मैं टाइप ओआरएम को बता रहा होता हूँ कि मैं अपनी एंटिटीज़ कहाँ रखूँगा, ठीक है। तो उस केस में बेसिकली यहाँ पर एक एरे होगा जिसके अंदर हम एक स्ट्रिंग के अंदर पाथ प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो पहला क्या करूँगा, मैं अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम लेके आऊँगा, ठीक है। डायरेक्टरी नेम ये अगेन बेसिकली
बेस Node.js का ही मेथड है ये, ठीक है। और उसमें हम बेसिकली मैं प्लस करके जो है वो URL प्रिंट करवा दूंगा। तो मेरे केस में बेसिकली क्या है, //* फिर // और आप चाहो पूरे फोल्डर स्ट्रक्चर, मतलब ये इसका मतलब ये है कि आप करंट डायरेक्टरी के अंदर तमाम चीज़ों में चेक करो, तमाम फोल्डर्स और उसके सब फोल्डर्स में चेक करो जहाँ पर आपको डॉट एंटिटी का जो है वो सब नेम मिलता है और उसका जो फाइल पाथ या .ts होगा या .js हो, तो वो उन फाइल्स को आप उठाकर ऐसा एंटिटी अपने पास रजिस्टर कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कंफ्यूजिंग चीज़ ये होगी कि मैंने .js क्यों किया है। .js मैंने इसलिए किया है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप नेस्ट को जो है वो टाइपस्क्रिप्ट के कंपाइलर से कंपाइल करके आप प्रोडक्शन की बिल्ड बनाएंगे, तो आपको पता है कि सारी की सारी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो उस केस में बेसिकली सारी की सारी एंटिटीज़ मेरे पास किस चीज़ में पड़ी होंगी, .js की फॉर्मेट में पड़ी होंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली उसे बता रहा है कि .js का फॉर्मेट भी हो सकता है और .ts का फॉर्मेट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने क्या कर दिया, उसे एंटिटीज़ का जो है वो पाथ प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। इसी के साथ हम बेसिकली नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको मैं सेव कर दूंगा। और सेव के साथ ही जैसे ही आप कोई भी एंटिटी क्रिएट कर लेते हैं, तो उस एंटिटी का जो नेक्स्ट स्टेप आपको होता है कि उस एंटिटी को आपने अगेन रजिस्टर करना होता है विथ typeorm मॉड्यूल, ठीक है। अब रजिस्टर करने के दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट एंटिटी को रजिस्टर कर लें या आप उसकी रिपोजिटरी बना के उसे रजिस्टर कर लें, ठीक है। तो मुझे जो बेसिक मेथड अच्छा लगता है वो ये लगता है कि हम बेसिकली इसको रिपोजिटरी बना के उसको बेसिकली रजिस्टर करें, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर अगेन यूज़र के मॉडल के अंदर ही मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा और इस फोल्डर को नाम दे दूंगा मैं रेपो का, ठीक है, जो बेसिकली मेरी रिपोजिटरी होगी। और मैं राइट क्लिक कर यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा जिसे मैं कह दूंगा यूज़र, सॉरी फॉर दैट गाइस, इसको राइट क्लिक करके नहीं करूँगा, न्यू फाइल नाम दूंगा यूज़र डॉट रिपोजिटरी डॉट ts, ठीक है। तो मेरी बेसिकली क्या होगी, ये यूज़र की रिपोजिटरी होगी, ठीक है। तो ये बेसिक मेथड आपको अगेन टाइपओआरएम की डॉक्यूमेंटेशन में भी मिल जाएगा। अगर आप दोबारा यहाँ पर आते साथ ही मैं अगर एक नई टैब में नेस्ट डेटाबेस को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो अगेन मुझे नेस्ट की डेटाबेस की डॉक्यूमेंटेशन पे ले जाएगा। और यहाँ पर जब आप नेस्ट की जो है ना वो डेटाबेस की डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको तकरीबन जो आपकी राइट साइड है, यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक कस्टम जो है वो रिपोजिटरी का एक सेक्शन मिलेगा, जहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कैसे आप एक कस्टम रिपोजिटरी के थ्रू एक एंटिटी को जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं, उसकी कस्टम रिपोजिटरी बना सकते हैं, फिर उस कस्टम रिपोजिटरी को आप टाइपओआरएम के मॉड्यूल में रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये मेथड ज़्यादा ईजी लगता है क्योंकि बेसिकली हम इसमें एक अपनी रिपोजिटरी की एब्स्ट्रैक्शन लेयर लिख रहे होते हैं और उसमें बेसिकली हम सारे के सारे वही मेथड एक्सटेंड कर रहे होते हैं जो मैं टाइपओआरएम की रिपोजिटरी प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। तो हम दोबारा आता हूँ, यहाँ पे आते साथ ही यहाँ पे क्या करूँगा, अगेन यूज़र की रिपोजिटरी क्रिएट करूँगा, तो उसमें कर दूँगा एक्सपोर्ट क्लास नाम दे देंगे, ठीक है, यूज़र रिपोजिटरी का, यूज़र रिपोजिटरी, ठीक है, SITORY, स्पेलिंग्स में हमेशा ही मिस्टेक कर रहा होता हूँ मैं, ठीक है। और इसको हम बेसिकली एक्सटेंड्स करेंगे, एक्सटेंड्स फ्रॉम रिपोजिटरी, ठीक है। और अगेन वो रिपोजिटरी कहाँ से इंपोर्ट हो रही है, फ्रॉम टाइपओआरएम इंपोर्ट हो रही है, ठीक है। और इसी के साथ बेसिकली आगे मुझे रिपोजिटरी की टाइप बतानी कि मैं किस चीज़ की रिपोजिटरी बनाना चाह रहा हूँ। तो मेरे केस में वो जो रिपोजिटरी होगी वो किसकी होगी, यूज़र की होगी, ठीक है। तो इसको अगेन हम इंपोर्ट कर रहे होंगे फ्रॉम अवर एंटिटीज़, जो हमने अभी एंटिटी बनाई है, ठीक है। तो यूज़र की रिपोजिटरी होगी और उसी के साथ बेसिकली क्या हो रहा होगा, मुझे यहाँ पर इसको रिपोजिटरी डिक्लेयर करने के लिए एक एनोटेशन भी यहाँ पर लगानी है, जो बेसिकली उस एनोटेशन का नाम होगा @entity रिपोजिटरी, ठीक है। और ये अगेन इंपोर्ट हो रही होगी फ्रॉम टाइपओआरएम, ठीक है, सिंपल एज दैट। और अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में भी आएंगे तो आपको बेसिकली वो चीज़ नज़र आ जाएगी, ठीक है। और उसी के साथ बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, उस एंटिटी रिपोजिटरी के अंदर एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ की रिपोजिटरी बनाना चाह रहे हैं। तो मेरे केस में वो रिपोजिटरी किस चीज़ की होगी, वो होगी यूज़र की, ठीक है, सिंपल है दैट। तो मेरी ये रिपोजिटरी बन चुकी है और इस रिपोजिटरी को अब हम क्या करेंगे, बेसिकली अब हम इसको रजिस्टर करवाएंगे टाइपओआरएम के मॉडल के अंदर। और आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसको उसी मॉडल में रजिस्टर करवाएंगे जिस मॉडल के अंदर आपने इसको क्रिएट किया है। तो हमारे केस में हमने इसे क्रिएट किया था यूज़र के मॉडल के अंदर, तो हम यूज़र के मॉडल के अंदर ही इसे रजिस्टर करवाएंगे। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और यहाँ पर अगेन हम एक इम्पोर्ट्स का जो एरे है वो इंक्लूड कर देंगे और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा और कहूँगा टाइपओआरएम, ठीक है। टाइपओआरएम का मॉडल इस्तेमाल करेंगे, टाइपओआरएम मॉड्यूल डॉट फॉर फीचर, और फॉर फीचर में बेसिकली हम यहाँ पर एरे के अंदर उस रिपोजिटरी को जो है वो इंजेक्ट करवा देंगे, मतलब रजिस्टर करवा देंगे। तो वो हो जाएगी यूज़र रिपोजिटरी, ठीक है। और वो ऑटोमेटिकली यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट हो चुकी है और सीधा मैं कॉमा लगा के इसको वो कर दूँगा,
सेपरेट कर दूँगा, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, सेव करते साथ ही मैं अगर दोबारा अपना इंटीग्रेटर मैं खोल लेता हूँ और दोबारा अगर अपनी एप्लीकेशन पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन चेंज हुई है और मेरी जो फ़ाइल है वो रिस्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो सारी की सारी एप्लीकेशन दोबारा रिस्टार्ट हो चुकी है और इस पॉइंट पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टाइप ओआरएम ने जो है वो मेरी एंटिटी को यहाँ पर जो है वो रीड कर लिया होगा और रीड करते साथ ही उसने जाकर इसको डेटाबेस के टेबल के साथ मैप कर दिया होगा। मैप इसलिए किया होगा क्योंकि बेसिकली अगर आप मेरे लोकल एनवायरनमेंट वेरिएबल में आएँ तो यहाँ पर मैंने सिंक्रोनाइजेशन को ट्रू किया हुआ है। सिंक्रोनाइजेशन को ट्रू करने का मतलब क्या है कि जो भी मैंने एंटिटीज़ बनाई है उसको आप मेरे डेटाबेस के साथ सिंक रखो, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं अपने डेटा ग्रिप के अंदर आता हूँ, आते साथ ही मैं अगर आकर इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक टेबल बन चुका है और उस टेबल के अंदर बेसिकली मेरे पास एक यूज़र का टेबल है और अगर मैं यूज़र के टेबल को खोलूँगा तो अगर मुझे वही पैरामीटर नज़र आ रहे हैं जो मैंने बनाए हैं, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड रोल। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एंटिटी प्रॉपर्ली रजिस्टर हो चुकी है और मेरे डेटाबेस के साथ भी सिंक हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली क्या करेंगे, अब हम थ्रू दैट एंटिटी अपने कर्ड के एंट्री पॉइंट्स लिखेंगे, लेकिन कर्ड के एंट्री पॉइंट्स लिखते वक्त हमने मेक श्योर करना है कि हम सिर्फ वही एपीआईज लिख रहे होंगे जो हमें हमारी एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। तो हमारा जो अगला स्टेप होगा वो हम उसके अंदर कर्ड के एंट्री पॉइंट्स लिख रहे होंगे, ठीक है। तो एंट्री पॉइंट्स लिखने के लिए हम बेसिकली एक दफ़ा अपनी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन को चेक कर लेते हैं कि फ्रंट एंड पे कौन कौन से एंड पॉइंट रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं चलता हूँ अपनी एप्लीकेशन की तरफ फ्रंट एंड को और उसको बेसिकली फ़िलहाल लॉग आउट पर चले जाते हैं ताकि हमें अपनी लॉगिन स्क्रीन पे आ सकें। अब यहाँ पे मुझे पता है कि बेसिकली एक एंड पॉइंट तो मुझे इसी पेज पे रिक्वायर्ड होगा जिसकी बेस पे बेसिकली हम यूज़र को वेरीफाई कर रहे होंगे, ठीक है। जिसमें ईमेल पासवर्ड जा रहा होगा और हम उस ईमेल पासवर्ड की बेस पे चेक कर रहे होंगे कि क्या उस ईमेल पे कोई यूज़र मेरे पास रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो एक तो फाइंड वन की एपीआई तो यहीं पे बन जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर अगर साइनअप के पेज पे आता हूँ तो मुझे पता है कि साइनअप के पेज पे यहाँ पर हम एक यूज़र को ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। जिसके अंदर बेसिकली फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और जो है ना ये पैरामीटर्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये एक एपीआई तो मेरे पास ये होगी जिसमें बेसिकली यूज़र को मैं साइन अप करवा रहा हूँ जो बेसिकली यूज़र को ऐड करेगी डेटाबेस के अंदर, ठीक है। सेकंड एपीआई बेसिकली जो मुझे रिक्वायर्ड है वो अगर आप यहाँ यूज़र्स के टैब पे आएँ तो वो बेसिकली है फाइंड ऑल यूज़र्स की, ठीक है। जहाँ पर बेसिकली मेरे पास सारे के सारे यूज़र्स उठ के आ रहे होंगे और उन यूज़र्स को बेसिकली हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास 2 एपीआईज़ तो ये होंगे जिसमें बेसिकली एक में मैं फाइंड कर रहा हूँ और एक में मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। और एक एपीआई जो मुझे रिक्वायर्ड है वो बेसिकली है यूज़र को ऐड करने के लिए जो बेसिकली मेरे पास साइन अप की एपीआईज़ हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 एपीआईज़ हैं जो टोटल रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा अपनी वीएस कोड की एप्लीकेशन पे आता हूँ और हम अगर इन एपीआईज़ को जो है ना वो लिखना स्टार्ट करते हैं तो मैं ऐप मॉडल के अंदर आ जाता हूँ और ऐप मॉडल को थोड़ा ज़ूम आउट करके जो है ना मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि मुझे कौन-कौन सी एपीआईज़ रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। एक तो मुझे फाइंड जो है वो ऑल यूज़र्स की एपीआई रिक्वायर्ड है और इसी तरीके से जो सेकंड एपीआई मुझे रिक्वायर्ड है वो है ऐड यूज़र की, ठीक है। और इसी तरीके से मुझे एक एपीआई रिक्वायर्ड है जिसमें मैं यूज़र को डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट यूज़र, ठीक है। तो ये 3 एपीआईज़ वो हैं जो मुझे रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो इन एपीआईज़ को हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इम्प्लीमेंट करेंगे फाइंड ऑल यूज़र्स को, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ अपने यूज़र्स के मॉडल के अंदर, फिलहाल के लिए जो है ना वो यहाँ पर मैं एंटिटीज़ को ही बंद कर देता हूँ, ठीक है। और हम आ जाएंगे अभी अपनी सर्विस लेयर के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप कंट्रोलर पे आते हैं और कंट्रोलर से सर्विस लेयर को अगर मैं थोड़ा देखता हूँ तो अगर आप कंट्रोलर लेयर पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यूज़र को क्रिएट करने के लिए ऑलरेडी जो है उसने एक सर्विस का मेथड को लिंक किया हुआ है यहाँ पर ऑटोमेटिकली, ठीक है। और जो उसने ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है, जो पैरामीटर पास किया वो है ये क्रिएट यूज़र डीटीओ और ये क्रिएट यूज़र डीटीओ बेसिकली आपको डीटीओ के फोल्डर के अंदर यहाँ पर मिल जाएगा, क्रिएट यूज़र डीटीओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो पैरामीटर्स प्रोवाइड करेंगे जो हम क्लाइंट साइड से मतलब जो फ्रंट एंड से एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हमारे पास आएंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले उसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑब्वियस सी बात है फ्रंट एंड से मैं क्या वैल्यूज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो यहाँ पर मुझे इस पेज पे मिल जाएंगे। मैं फ्रंट एंड से फर्स्ट नेम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लास्ट नेम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ईमेल और पासवर्ड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम वो यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर देंगे। तो इसी तरह से मैं एक काम करता हूँ, अपना जो क्रिएट यूज़र का डिटेल उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड है मुझे, ठीक है। तो वो अगेन स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रहा होगा और इसी के साथ अब मुझे जो है वो लास्ट नेम रिक्वायर्ड है जो अगेन बेसिकली मेरे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रहा होगा और इसी के साथ मुझे जो है वो ईमेल रिक्वायर्ड है जो अगेन स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रही होगी और इसी के साथ मुझे पासवर्ड रिक्वायर्ड है जो बेसिकली स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रहा होगा।
ठीक है। तो ये 4 पैरामीटर्स वो हैं जो मुझे फ्रंट एंड से यहाँ पे मिल रहे होंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे पता है कि मुझे यूज़र को ऐड करने के लिए रोल भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो रोल बेसिकली क्योंकि अगर जो है वो जब भी कोई यूज़र हमारे पास साइन अप करके आएगा तो हम उसका जो रोल होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल यूज़र ही रखेंगे, ठीक है। नॉर्मल यूज़र के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई और रोल हम उसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक एडमिन का यूज़र होगा जो हम बाय डिफ़ॉल्ट खुद डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल के लिए हम जो है वो रोल हार्ड कोड कर रहे होंगे, ठीक है। तो फिलहाल सिर्फ यही वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं और एक रोल की वैल्यू जो बेसिकली हम लोग हार्ड कोड कर रहे होंगे, ठीक है। फ्रंट एंड से सिर्फ मेरे पास यही वैल्यूज़ आ रही होंगी, ठीक है। तो उसको मैं सेव कर देता हूँ और सेव करते साथ ही बेसिकली अब मैंने क्या करना है कि क्योंकि जो है ना वो हम वैलिडेशन जो है नेस्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, तो हम वैलिडेशन भी इस पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और मुझे पता है कि वैलिडेशन परफॉर्म करने के लिए हमें जो है वो दो जो है ना वो डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड हैं, एक क्लास वैलिडेटर और दूसरी एक क्लास ट्रांसफार्मर, ठीक है। हम ऑलरेडी इस सीरीज़ में डिस्कस कर चुके थे। तो मैं काम करता हूँ, चलता हूँ, जाता हूँ और इन डिपेंडेंसीज को हम इंस्टॉल कर लेते हैं और इंस्टॉल करते साथ ही बेसिकली हम इसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे ताकि हमारी जो वैलिडेशन है वो भी इस पर परफॉर्म हो जाए, ठीक है। तो मैं अपना इंटीरियर टर्मिनल खोल लेता हूँ और न्यू टैब पे चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर दूँगा npm इंस्टॉल क्लास वैलिडेटर और इस तरीके से क्लास ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो ये दो डिपेंडेंसी जो मुझे रिक्वायर्ड है, क्लास वैलिडेटर बेसिकली वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल होती है और क्लास ट्रांसफॉर्मर बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लास में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है और वाइस वर्सा, ठीक है। तो इन डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लेते हैं, मैं एंटर कर दूंगा और ये कुछ टाइम लेगा और जाते साथ ही बेसिकली इन डिपेंडेंसीज को हमारी जो नेक्स्ट की एप्लीकेशन है उसमें इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं और आप इनको बेसिकली पैकेज डॉट जेसन से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो अगर मैं अपना पैकेज डॉट जेसन खोलता हूँ और अपना इंटीग्रेटर बंद करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास डिपेंडेंसीज़ के सेक्शन में थोड़ा अगर मैं स्क्रॉल अप करूँ तो यहाँ पर क्लास ट्रांसफॉर्मर भी इंस्टॉल हो चुका है और क्लास वैलिडेटर का पैकेज भी इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली क्लास वैलिडेटर की जो बिल्ट इन डेकोरेटर्स हैं उनकी बेस पे हम वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये हम ऑलरेडी इस सीरीज़ में डिस्कस कर चुके थे। तो मैं दोबारा आया था अपने क्रिएट यूज़र टीटीओ के अंदर और यहाँ पर हम इस पर नोटेशंस लगा देते हैं, मतलब जो डेकोरेटर्स हैं। तो हम कर देंगे एट द रेट इस स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग में होगा तो हम इसे एट द रेट इस स्ट्रिंग के डेकोरेटर लगाएंगे, ठीक है। और ये हम अगेन इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम क्लास वैलिडेटर, ठीक है। तो ये वहाँ से इंपोर्ट हो रहा है और इसी तरीके से मेरा जो लास्ट नेम है वो भी स्ट्रिंग में होगा तो इसी डेकोरेटर को मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो ईमेल है वो मेरे पास ईमेल होगी तो अगेन एट द रेट इस ईमेल का डेकोरेटर भी मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। वो भी मेरे पास क्लास वैलिडेटर के अंदर अवेलेबल है। तो एट द रेट इस ईमेल का डेकोरेटर मैं यहाँ पे लगा दूंगा और ये ऑटोमेटिकली वैलिडेट करेगा कि ये वाली फील्ड ईमेल होनी चाहिए, ठीक है। और पासवर्ड ऑब्वियसली बात स्ट्रिंग होगी तो मैं इसे कर दूंगा एट द रेट इस स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्टेप पे आप बेसिकली विद द हेल्प ऑफ दिस क्लास वैलिडेटर पैकेज आप वैलिडेशन परफॉर्म कर चुके हो, ठीक है। इसके लिए बस एक एक्स्ट्रा स्टेप आपने ये करना है कि आपने अपने कंट्रोलर पे जाना है और कंट्रोलर पर जाते साथ ही बेसिकली आपने यहाँ पर एक बिल्ट इन पाइप इस्तेमाल करना है जो कि बेसिकली वैलिडेशन पाइप है जो नेस्ट जेएस ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब वो वैलिडेशन पाइप क्या करेगा, वो बेसिकली अंडर द हुड अगेन इस क्लास वैलिडेटर के पैकेज को इस्तेमाल करते हुए इन डेकोरेटर्स को रीड करेगा और आपको वैलिडेशन की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करके देगा, ठीक है। तो मैं कंट्रोलर पे आया था और यहाँ पर हम उस पाइप को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो वो क्योंकि नेस्ट जेएस कॉमन का से इंपोर्ट होगा तो मैं यहाँ पर आते साथ ही यहीं पर इसको वैलिडेशन पाइप को इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उस वैलिडेशन पाइप को बेसिकली हम इस बॉडी के पैरामीटर में पास कर देंगे तो उसको नेस्ट को ये पता लग जाएगा कि इसके ऊपर बेसिकली जो है वो वैलिडेशन परफॉर्म हो रही है और वो जाते साथ ही इस क्रिएट यूज़र ड्यूटी के स्ट्रक्चर को रीड करेगा और रीड करते साथ ही इन डेकोरेटर्स को रीड करेगा और इसकी बेस पे जो है वैलिडेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो आपने सिंपल इस बॉडी का पैरामीटर में यहाँ पर वैलिडेशन पाइप को पास कर देना है, ठीक है। दैट्स इट। तो ये हमारा जो वैलिडेशन है वो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली क्या करेंगे, जो हमने ये जो क्रिएट यूज़र डीटीओ के अंदर पैरामीटर्स बनाए हुए हैं इसको हम मैप करेंगे हमारी सर्विस लेयर के साथ और सर्विस लेयर के अंदर बेसिकली हम अपनी रिपॉजिटरी को इंजेक्ट करेंगे और सारी की सारी वैल्यूज़ को डेटाबेस में सेव करवाएंगे, ठीक है। तो मैं इस कंट्रोलर को भी फ़िलहाल सेव कर लेता हूँ और अब हम चलते हैं अपनी सर्विस लेयर पे जो यूज़र सर्विस यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्रिएट का जो मेथड है वो लिंक हुआ है मेरे यूज़र सर्विस के क्रिएट के मेथड के साथ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल दबा के यूज़र सर्विस में चला जाता हूँ
और ये बेसिकली वो मेथड है जहाँ पे मैं यूज़र को क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे बेसिकली इस मेथड के अंदर यहाँ पर आते साथ ही मुझे अपने यूज़र को डेटाबेस में सेव करवाना है, ठीक है। तो उसका बेसिक सिंपल तरीका क्या है कि मैं यहाँ पर अपनी यूज़र की रिपॉजिटरी को इंजेक्ट करवाऊँगा और उस रिपॉजिटरी को इस्तेमाल करते हुए हम बेसिकली इन पैरामीटर्स को मैप करवाएंगे और यूज़र को डेटाबेस में सेव करवाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते साथ ही हम बेसिकली उस कंस्ट्रक्टर के अंदर अपनी रिपॉजिटरी को इंजेक्ट कर देंगे, तो दैट इज़ प्राइवेट, ठीक है। और मैं नाम दे दूँगा उसे यूज़र रिपॉजिटरी, ठीक है। और उसकी टाइप होगी अगेन यूज़र रिपॉजिटरी, ठीक है। और वो बेसिकली ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगी फ्रॉम माय रेपो, ठीक है। और वो बेसिकली हम इंजेक्ट करवाएंगे जो कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है। और जो आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही मैंने उसे इंजेक्ट करवाया। अब इस यूज़र रिपॉजिटरी के थ्रू हम बेसिकली ऑटोमेटिकली जो है वो यूज़र को सेव भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, सारे के सारे कार्ड के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो हम सिंपल आ जाता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, एक नया यूज़र का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ लेट यूज़र, और उसकी टाइप होगी, ये टाइप जो होगा वो यूज़र का टाइप होगा जो हमने एंटिटी बनाई थी, ठीक है। और मैं राइट क्लिक करके न्यू यूज़र कर लूँगा, ठीक है। और ये यूज़र जो है हम इंपोर्ट भी कर लेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो VS कोड ने ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब हम इस यूज़र से की जो भी वैल्यूज़ होंगी उसको मैप करवाएंगे इस क्रिएट यूज़र TTO के साथ, ठीक है। तो बहुत सिंपल स्टेप हम कर देंगे, यूज़र डॉट ईमेल इक्वल्स टू क्रिएट यूज़र DTO डॉट ईमेल, और इसी तरीके से हम यूज़र डॉट फर्स्ट नेम करवा देंगे इक्वल्स टू क्रिएट यूज़र DTO डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। इसी तरीके से हम यूज़र डॉट लास्ट नेम को मैप करवा देंगे इक्वल्स टू क्रिएट यूज़र DTO डॉट लास्ट नेम, और इसी तरीके से हम यूज़र डॉट पासवर्ड को मैप करवा देंगे इक्वल्स टू क्रिएट यूज़र DTO डॉट पासवर्ड, ठीक है। सिंपल एज दैट। अब मुझे पता है कि मुझे यूज़र के अंदर एक और पैरामीटर पास करना है जो बेसिकली रोल का पैरामीटर होगा, तो फिलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, रोल को हार्ड कोड कर दूँगा। और मुझे पता है कि जो भी यूज़र साइन अप करने के लिए आएगा तो हम उसको एक ही रोल असाइन करेंगे जो बेसिकली नॉर्मल यूज़र का रोल होगा, ठीक है। और जो दूसरा रोल होगा एडमिन का, वो हम बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस के अंदर खुद हार्ड कोड करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं काम करता हूँ, एक यहाँ पर जो है ना वो एक यूटिल की क्लास बना लेता हूँ। सोर्स के अंदर अगर मैं आऊँ, मैं यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, उस फ़ोल्डर को नाम दे देता हूँ यूटिल्स का, ठीक है। और यहाँ पर आते साथ ही मैं एक नई कॉन्स्टेंट्स की फ़ाइल बना लेता हूँ और उसे मैं नाम दे देता हूँ कॉन्स्टेंट्स डॉट TS, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स के अंदर मैं दो रोल्स की वैल्यू हार्ड कोड कर दूँगा, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और उसे हम कर देते हैं कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। और इसी तरीके से इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे जिसमें हमारे पास दो ही रोल्स होंगे, ठीक है। और रोल्स के अंदर हम बेसिकली जो है वो दो रोल होंगे, एक मेरे पास होगा एडमिन रोल, एडमिन इंडरस्कोर रोल कर लेते हैं, ठीक है। और उसको मैं नाम देता हूँ एडमिन का। और इसी तरीके से दूसरा रोल मेरे पास होगा नॉर्मल यूज़र, ठीक है। तो नॉर्मल रोल कर लेते हैं, नॉर्मल अंडरस्कोर रोल कर लेंगे, ठीक है। और ये बेसिकली हम इसको दे देंगे कि ये नॉर्मल अंडरस्कोर यूज़र रोल है, ठीक है। ये नॉर्मल यूज़र रोल है, ठीक है। तो ये दो ही रोल्स होंगे हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर जो हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसको मैं सेव करवा दूंगा, और अब इन कॉन्स्टेंट्स की मदद से बेसिकली हम यूज़र को हार्ड कोड रोल असाइन करेंगे, और वो सिर्फ रोल जो होगा वो नॉर्मल रोल होगा, ठीक है। तो मैं दोबारा आता हूँ अपनी सर्विस लेयर पर, और यहाँ पर आते साथ ही जो है मैं इसके अंदर आऊँगा, और यहाँ पर मैं कर दूँगा यूज़र डॉट रोल इक्वल्स टू क्रिएट यूज़र DTO को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम उस कॉन्स्टेंट्स की फ़ाइल को इस्तेमाल करेंगे जो भी हमने बनाई है, ठीक है। तो दैट विल बी कॉन्स्टेंट्स डॉट रोल्स डॉट नॉर्मल रोल, ठीक है। तो हम उसको बेसिकली नॉर्मल रोल असाइन कर देंगे, जो बेसिकली क्या है मेरे पास नॉर्मल यूज़र का रोल होगा, क्योंकि मुझे पता है कि साइन अप के ऊपर जो भी बंदा आएगा हम उसे नॉर्मल यूज़र का रोल ही असाइन करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बेसिकली मेरा जो यूज़र का जो एंटिटी है वो प्रॉपर्ली जो है ना उसके अंदर वैल्यूज मैप हो चुकी हैं। नेक्स्ट स्टेप पे बेसिकली मुझे क्या करवाना है, उसको इस रिपॉजिटरी की मदद से मुझे डेटाबेस में सेव करवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, रिटर्न के बजाय मैं सिंपल क्या कर दूँगा, इस स्टेटमेंट को यहाँ पे कर दूँगा दिस डॉट यूज़र रिपॉजिटरी को इस्तेमाल करेंगे, डॉट हम सेव का मेथड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और सेव के मेथड के अंदर हम अगेन इस यूज़र की एंटिटी को पास कर देंगे, सिंपल एज दैट।
ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होगा कि यूज़र्स की वैल्यू मैप होंगी क्रिएट यूज़र डीटीओ से, उससे रोल असाइन होगा कॉन्स्टेंट्स की फाइल से, और बेसिकली वो जाकर मेरे डेटाबेस में यूज़र सेव हो जाएगा। सिंपल रहता है। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और सेव करते साथ ही मेरा ख्याल है अब हम जो है ना वो गुड टू गो हैं कि हम इस एपीआई को प्रॉपरली टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करके स्क्रीन को छोटी कर लेता हूँ। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपने जो है ना वो कंट्रोलर की तरफ, और एक दफ़ा हम यूआरएल चेक कर लेते हैं कि यूआरएल मेरे पास क्या होगा। ठीक है, तो यूआरएल मेरे पास होगा /यूज़र, और /यूज़र पे अगर कोई भी पोस्ट की रिक्वेस्ट आएगी तो मेरे पास ये वाला मेथड हिट होगा, जिसकी बेस पे अगेन जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ यूज़र को डेटाबेस में सेव करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं और इस एपीआई को जो है ना वो हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो और टेस्टिंग के लिए बेसिकली इस दफ़ा मैं जो है वो पोस्टमैन को इस्तेमाल नहीं करूँगा, बल्कि इसका जो बिल्ट इन थंडर क्लाइंट है ना उसे हम इस्तेमाल कर रहे होंगे फॉर एपीआई टेस्टिंग। ठीक है, और टेस्टिंग करने से पहले मैं तो वेरीफाई कर लेता हूँ कि मेरे पास सारी फाइल सेव हैं और मेरी एप्लीकेशन में जो है ना वो कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन भी जो है ना वो प्रॉपर्ली काम कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर भी कोई एरर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं चलता हूँ अपने जो है वो थंडर क्लाइंट की तरफ, जो कि मेरा ये रहा, और हम एक नई रिक्वेस्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे पास रिक्वेस्ट का यूआरएल होगा वो होगा http:// होस्ट, पोर्ट है मेरे पास 3000, और यूआरएल होगा /यूज़र। ठीक है, और यहाँ पर जो हम रिक्वेस्ट करेंगे पोस्ट की करेंगे, और उसमें कुछ पैरामीटर्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और पैरामीटर्स मेरे पास ऑब्वियस ही बात है वही हैं जो मैंने क्रिएट यूज़र डीटीओ के अंदर डिफाइन किए हुए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, तो वही यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट नेम। ठीक है, लेट्स सपोज करेंगे अपना नाम देता हूँ फ़िलहाल के लिए, और इसी तरीके से मेरे पास होगा लास्ट नेम, सॉरी ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होंगे। ठीक है, क्योंकि मैं जेसन का स्ट्रक्चर पास कर रहा हूँ, तो इट विल बी लास्ट नेम एंड दिस विल बी जावेद। और इस तरीके से लेट्स सपोज करें कि ईमेल एड्रेस मेरे पास है, फ़िलहाल के लिए हम डमी सेलेक्ट करता हूँ कि afaq@gmail.com। ठीक है, और पासवर्ड मेरे पास लेट्स सपोज करें वो है admin123। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर मैं पास कर रहा हूँ, और ऑब्वियसली बात है इसमें रोल नहीं है, क्योंकि रोल हम बेसिकली खुद ही नॉर्मल यूज़र का हार्ड कोड करें। ठीक है, तो सेंड करते हैं और देखते हैं मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया, आप देख सकते हैं कि मेरे पास रिस्पांस में वही ऑब्जेक्ट रिटर्न में आ रहा है, जिसमें अंदर बेसिकली उसने रोल भी असाइन कर दिया जो बेसिकली नॉर्मल यूज़र रोल था, और उसने बाय डिफ़ॉल्ट एक आईडी भी असाइन कर दी है। ठीक है, और इस पॉइंट पे बेसिकली आपको रिस्पांस में नज़र भी आ रहा होगा 201 क्रेडिट का रिस्पांस भी आपके पास आ रहा है, और इस पॉइंट पे बेसिकली मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड डेटाबेस में भी इंसर्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो अगर मैं अपने डेटा ग्रिप के अंदर आता हूँ, और आते साथ ही बेसिकली मैं जैसे ही इसको रिफ़्रेश करूँगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, जिसमें वही वैल्यूज़ हैं, आफाक जावेद, ईमेल वही है, पासवर्ड भी वही है, और जो रोल हैं बेसिकली वो भी वही जो मैंने असाइन किया है। ठीक है, तो अक्सर हम पासवर्ड्स को जो है ना वो इनक्रिप्ट करके सेव करवा रहे होते हैं, लेकिन मैं इस डेमोन्स्ट्रेशन में बेसिकली इसको सिंपल रखूँगा। लेकिन आप इसको बेसिकली जो है वो एक डिक्रिप्ट का पैकेज आता है, उसके थ्रू आप बेसिकली इसको एन्क्रिप्ट करवा कर जो है ना वो डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा बेसिकली वो मेन गोल नहीं है, तो इस वजह से बेसिकली मैं डायरेक्ट ही स्ट्रिंग में पासवर्ड को सेव करवाऊँगा और स्ट्रिंग में रिट्रीव करवाऊँगा। लेकिन जब भी हम रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो उसमें बेसिकली पासवर्ड एन्क्रिप्ट होकर सेव हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पर बेसिकली हम क्या कर चुके हैं, हम सिंपल जो है वो सारे के सारे यूज़र्स सॉरी हम यूज़र को प्रॉपर्ली जो है ना वो ऐड करवा पा रहे हैं डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो उस पॉइंट पर मेरी एक एपीआई तो रेडी हो चुकी है। तो एक काम करता हूँ, मैं सेकंड एपीआई भी रेडी कर लेता हूँ, जिसमें मैं सारे के सारे यूज़र्स को गेट कर रहा हूँ, और वो बहुत ही सिंपल होगी। तो उसमें जो है ना वो काम स्टार्ट कर देते हैं। तो हम दोबारा आता हूँ अपने वीएस कोड की तरफ, और फिलहाल के लिए मैं इस रिक्वेस्ट को बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैं वेरीफाई कर चुका हूँ कि प्रॉपर्ली काम कर रही है। एक और चीज़ हम वेरीफाई कर लेते हैं फर्दर जाते हुए कि क्या मेरी वैलिडेशन प्रॉपर्ली काम कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, तो लेट्स सपोज करें कि अगर मैं लास्ट नेम को यहाँ से जो है ना वो हटा देता हूँ। ठीक है, और यूज़र को चेंज कर लेता है। लेट्स सपोज करें मैं कर देता हूँ असद, और इसको मैं कर देता हूँ असद। ठीक है, और पासवर्ड को सेंड करते हैं, देखते हैं क्या मेरे पास वैलिडेशन प्रॉपर्ली काम कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, तो सेंड करता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास स्टेटस में बकायदा वो बता भी रहा है कि 400 बेड रिक्वेस्ट, और उसने बता भी दिया कि लास्ट नेम मस्ट बी अ स्ट्रिंग, के लास्ट नेम आपके पास रिक्वायर्ड है और वो स्ट्रिंग में होनी चाहिए। ठीक है, और उसी के साथ जो है ना वो अगर लेट्स सपोज करें कि मैं ईमेल भी कोई गलत प्रोवाइड कर देता हूँ कि @gmail और 1 करके, या कोई भी एक रैंडम सी डमी सी जो है ना वो स्ट्रिंग भेज देता हूँ, सेंड करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने लास्ट नेम का भी एरर मेरे पास थ्रो किया हुआ है, और उसने भी बताया हुआ है कि ईमेल मस्ट बी एन ईमेल। ठीक है, तो ईमेल भी ईमेल होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, मेरी वैलिडेशन भी प्रॉपरली वर्किंग कर रही है। ठीक है,
तो इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट एपीआई की तरफ और फाइंड ऑल यूज़र्स की एपीआई को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे बंद कर दूँगा, ठीक है। और अगेन हम अपनी कंट्रोलर लेयर पे आ जाएंगे और कंट्रोलर लेयर पे इसने ऑटोमेटिकली जो है ना वो एक मेथड बना के रखा हुआ है फाइंड ऑल का, जिसके अंदर बेसिकली उसने यूज़र सर्विस का फाइंड ऑल का मेथड मैप किया हुआ है, ठीक है। तो मैं कंट्रोल दबा के इस फाइंड ऑल का मेथड पे आया हूँ, जो मुझे अगेन यूज़र की सर्विस पे ले आएगा और इस फाइंड ऑल के अंदर बेसिकली हम लोग सारे के सारे यूज़र गेट करेंगे, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर सिंपल मेरे रिपॉजिटरी की मदद से सारे के सारे यूज़र गेट कर रहे होंगे। तो मैं स्ट्रिंग को ख़त्म कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कर दूँगा दिस डॉट यूज़र रिपॉजिटरी और डॉट करके फाइंड कर देंगे, ठीक है, डॉट फाइंड। और फाइंड के अंदर हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे। जब भी हम फाइंड के अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट टाइप और क्या करता है कि सारे के सारे रिकॉर्ड उठाकर आपको डिस्प्ले करवा देता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे यूज़र्स उठ के आ रहे होंगे, ठीक है। तो उसी के साथ सिर्फ एक लाइन में मेरे पास फाइंड ऑल की एपीआई रेडी हो चुकी है, जिसमें इसको सेव करूँगा। सेव के साथ ही मेरा नहीं करके मुझे कोई और चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है, तो मैं इसी के साथ जाऊँगा और इस फाइंड ऑल की एपीआई को भी टेस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो अगर मैं यूज़र कंट्रोलर के अंदर आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास स्लैश यूज़र पे जैसे ही कोई गेट की रिक्वेस्ट आएगी तो मेरे पास ये वाला मेथड हिट हो जाएगा, ठीक है। तो एक दफ़ा अपना इंटीग्रेटर में खोल लेता हूँ मैं और चेक कर लेता हूँ मेरे पास कोई एरर तो नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन दोबारा रीस्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो कोई एरर नहीं है, मेरे प्रॉपर राउट्स भी मैप हो चुके हैं। हम देख सकते हैं कि राउट भी मैप हो चुके हैं यूज़र के। तो एक काम करता हूँ, मैं अपना इंटीग्रेटर बंद करता हूँ और दोबारा हम अपने थंडर क्लाइंट पे जो है वो एक नई रिक्वेस्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस टाइम जो रिक्वेस्ट होगी उसका यूआरएल वही सेम होगा, http://local होस्ट और पोर्ट है मेरे पास 3000 और स्लैश मेरे पास जो यूआरएल है वो है यूज़र और उस पर गेट की रिक्वेस्ट करेंगे। और जैसे ही मैं इसको सेंड करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास 200 ओके का रिस्पांस आया और मेरे पास यूज़र का एक ऑब्जेक्ट उठ के आ रहा है। और फिलहाल क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट मेरे पास डेटाबेस में पड़ा हुआ है तो वही उठ के आ रहा है, ठीक है। उसकी आईडी भी उठ के आ रही है, फर्स्ट नेम भी उठ के आ रहा है, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और रोल भी उठ के आ रहा है, ठीक है। तो अगर मेरे पास सेकंड यूज़र होगा तो सेकंड यूज़र भी मेरे पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली उठ के आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ, इस यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ, न्यू रिक्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा मैं और पोस्ट करके हम एक और यूज़र ऐड करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो बॉडी में चले गए और यहाँ पर मुझे पता है कि मुझे फ़र्स्ट नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि अगेन लेट्स सपोज़ करें इस दफ़ा मैं असद कर देता हूँ, ठीक है। और लास्ट नेम में लेट्स सपोज़ करें मैं कर देता हूँ सर्वर, ठीक है। और इसी तरीके से मैं लेट्स सपोज़ करें ईमेल प्रोवाइड कर दूँगा उसे और ईमेल यहाँ पर होगी लेट्स सपोज़ करें asad@gmail.com, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर मेरे पास पासवर्ड होगा और पासवर्ड फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ एडमिन रख लेता हूँ विद कैपिटल ए, ठीक है। सेंड करते हैं और देखते हैं मेरे पास यूज़र क्रिएट होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक और यूज़र क्रिएट हो चुका है और उसकी जो आईडी असाइन हुई ऑटोमेटिकली 2 असाइन हो चुकी है, ठीक है। और अगर आप मेरे डेटाबेस में आकर उसको रिफ्रेश करेंगे तो डेटाबेस से भी आप वेरीफाई करेंगे कि वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे ही आप दोबारा उस एपीआई पे आएंगे, फाइंड ऑल की एपीआई पे आएंगे और दोबारा रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे तो इस दफ़ा जो आपके पास क्या होगा, सेकंड यूज़र उठ के आएगा, ठीक है। और सेकंड यूज़र आप देख सकते हैं कि सेकंड ऑब्जेक्ट भी आपके पास उठ के आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास फाइंड ऑल की एपीआई भी प्रॉपर्ली काम कर रही है और यूज़र को ऐड करने वाली एपीआई भी प्रॉपर्ली काम कर रही है। तो अभी मेरा ख्याल हमें सिर्फ एक ही एपीआई रिक्वायर्ड है जिसके थ्रू हम यूज़र को बेसिकली डिलीट कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अपने यूज़र कंट्रोलर की तरफ और यहाँ पर बेसिकली हम डिलीट की एपीआई को भी टेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि डिलीट की एपीआई भी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हुई है, जिसमें मैं बेसिकली आईडी के बेस पे यूज़र को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। और वो बेसिकली जो मेथड है कंट्रोलर का वो लिंक हुआ हुआ है मेरे यूज़र सर्विस के रिमूव के मेथड के साथ, ठीक है। तो अगर मैं कंट्रोल दबा के क्लिक करके रिमूव के मेथड पे आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल के लिए सिर्फ एक हार्ड कोड स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ इसको सिंपल हम यूज़र की रिपॉजिटरी की मदद से हम बेसिकली सिंपल जो है ना उसमें आईडी प्रोवाइड करेंगे और उस आईडी के बेस पे जो है ना वो टाइप और क्या करेगा कि उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा, ठीक है। तो मैं स्ट्रिंग को हटा देता हूँ यहाँ से सिंपल के साथ ही मैं कर दूँगा दिस डॉट यूज़र रिपॉजिटरी, ठीक है। और डॉट डिलीट का मेथड इस्तेमाल करेंगे हम और डिलीट के अंदर बेसिकली के साथ ही हम यहाँ पर जो है ना वो उसे डायरेक्ट आईडी प्रोवाइड कर देंगे तो उस आईडी को जाते साथ ही वो डिलीट कर देगा, ठीक है। तो आप सिंपल आईडी प्रोवाइड कर देंगे तो इस आईडी को जाके रीड करेगा कि इस आईडी की बेस पर कोई रिकॉर्ड है कि नहीं। अगर रिकॉर्ड है तो इसको जाकर वो डिलीट कर देगा, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा हमें और कुछ करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसको मैं सेव कर दूँगा और सेव करते साथ ही बेसिकली हम जाकर उसको प्रॉपर्ली टेस्ट भी कर लेंगे, ठीक है। तो एक दफ़ा इंटीग्रेटर मैं खोल लेता हूँ, मैं देखता हूँ कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एप्लीकेशन दोबारा रीस्टार्ट हो रही है और यहाँ पर कोई एरर मौजूद नहीं है और आप मेरे जो यूआरएल है वो भी प्रॉपर्ली मैप हुआ है, ठीक है। तो मैं अपना इंटीग्रेटर बंद कर लेता हूँ और अगेन न्यू रिक्वेस्ट कर लेते हैं और न्यू रिक्वेस्ट करते साथ ही
इस दफ़ा जो मेरे पास रिक्वेस्ट होगी, अगर आप मेरे कंट्रोलर से वेरीफाई करें तो वो बेसिकली डिलीट की रिक्वेस्ट होगी, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली जो है वो आईडी प्रोवाइड कर रहे होंगे यूज़र की, ठीक है। तो न्यू रिक्वेस्ट पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मेरे पास यूआरएल होगा वो होगा HTTP, अगेन वही कॉलन / लोकल होस्ट पोर्ट है मेरे पास 3000 / यूज़र का यूआरएल है, और इसके आगे बेसिकली मैं यूज़र की आईडी प्रोवाइड करूँगा /ID करके, ठीक है। और ये जो रिक्वेस्ट होगी बेसिकली किसकी होगी, वो डिलीट की रिक्वेस्ट होगी, ठीक है। और एक काम करते हैं, हम एक दफ़ा डेटाबेस से वेरीफाई कर लेते हैं कि हम किस यूज़र को डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम आऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं, एक की आईडी 1 है, एक की आईडी 2 है, ठीक है। मान लीजिए मैं इस यूज़र नंबर 2 को डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मुझे आईडी 2 पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे ही मैं आकर यहाँ पर स्लैश करके इस आईडी 2 को यहाँ पे सेंड करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास रिस्पांस में क्या आया है, रॉ में कुछ नहीं है, लेकिन अफेक्टेड में वो 1 दिखा रहा है। अफेक्टेड का मतलब क्या है कि आपका एक रो या एक रिकॉर्ड अफेक्ट हुआ है, ठीक है, और आपके पास जो रिस्पांस है वो 200 ओके का आया है, ठीक है। और अभी अगर आप जो है वो डेटा ग्रिप में आकर इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो सेकंड वाला जो यूज़र था वो कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है, ठीक है। और यही चीज़ आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं फ्रॉम फाइंड ऑल की एपीआई से, ठीक है। तो ये फाइंड ऑल की एपीआई थी हमारे पास, दोबारा सेंड करूँगा मैं, तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो यूज़र नंबर जिसकी आईडी 2 थी वो डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो डिलीट की एपीआई है वो भी प्रॉपरली काम कर रही है, ठीक है। तो इसी के साथ मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई और एपीआई बनाने की ज़रूरत है, सिर्फ मेरे ख्याल में सिर्फ एक एपीआई में और बनाने की ज़रूरत है जिसके अंदर बेसिकली हम लोग यूज़र को गेट कर रहे होंगे बाय ईमेल, ठीक है। और ये हमें काम देगी, वहाँ पे काम देगी जहाँ पर हम बेसिकली लॉगिन की जो इंफॉर्मेशन को हैंडल कर रहे होंगे ना, जहाँ पर हम ऑथेंटिकेशन को हैंडल कर रहे होंगे, वहाँ पर हमें वो काम देगी, क्योंकि हम बेसिकली ईमेल की बेस पे उस यूज़र को गेट करेंगे, फिर उसका पासवर्ड वेरीफाई कर रहे होंगे। तो मेरे ख्याल में वो सर्विस का जो मेथड है वो भी हम जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सर्विस लेयर के ऊपर, और सर्विस लेयर के ऊपर जो है ना वो सिंपल वो मेथड को मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, उसे मैं कंट्रोलर के थ्रू एक्सपोज नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि हम उसे बेसिकली फ्रंट एंड पे कहीं इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक मेथड और बना लेता हूँ नीचे जाके, ठीक है। तो बल्कि काम करते हैं, यहाँ पर फाइंड वन के मेथड की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं, तो इसे मैं डिलीट कर दूँगा। इसी तरीके से मुझे अपडेट के मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये भी मैं डिलीट कर दूँगा सर्विस लेयर से, क्योंकि ये वाले सर्विस के मेथड्स मेरे पास कंट्रोल पे मैप हुए हुए थे, तो मैं कंट्रोल पे जाके वहाँ से डिलीट कर दूँगा, ठीक है। तो मुझे अपडेट का सिनेरियो भी नहीं चाहिए और ना ही मुझे फाइंड वन का सिनेरियो चाहिए, ठीक है। अव्वल तो फिलहाल मेरा नहीं ख्याल कि सिनेरियो चाहिए, अगर चाहिए होगा तो हम उसको अगेन ना लेंगे, ठीक है। तो उसको मैं सेव कर दूँगा, और फिलहाल मेरे पास सिर्फ 3 ही एपीआईज़ हैं, क्रिएट की, फाइंड ऑल की, डिलीट की। इसी के साथ सर्विस में मुझे सिर्फ एक मेथड रिक्वायर्ड होगा जिसके अंदर बेसिकली मैं यूज़र को गेट कर रहा हूँगा विद रिस्पेक्ट टू ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और मेथड बना लेता हूँ, जिसमें मैं कर दूँगा कि फाइंड यूज़र बाय ईमेल, ठीक है। और यहाँ पर अगेन मैं उसे ईमेल प्रोवाइड कर दूँगा जो अगेन स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम उसे रिटर्न करवा देंगे कि दिस डॉट यूज़र रिपोजिटरी को इस्तेमाल करो, और डॉट फाइंड वन और फेल का एक मेथड है जिसके अंदर वो फाइंड वन करेगा विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर, ठीक है। फाइंड वन और फेल, और उसके अंदर बेसिकली हम कोई भी ऑप्शन पास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन में लेट सपोज कर सकता हूँ वेयर, ठीक है। और वेयर के अंदर मैं उसे कह सकता हूँ कि वेयर ईमेल, ठीक है, इज़ इक्वल टू दिस ईमेल जो मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, सिंपल एज दैट, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको सबमिट कर देंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन इसको जैसे मैं थोड़ा सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैंने किया कुछ भी नहीं है, मैंने उस ईमेल को मैं पास करूँगा जिसकी बेस पे मैं उस यूज़र को गेट करना चाह रहा हूँ, जिसकी ईमेल वही वाली ईमेल होगी जो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, ठीक है। और यूज़र रिपोजिटरी की मदद से बेसिकली मैं उसे फाइंड वन करूँगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है उस ईमेल के अगेंस्ट में सिर्फ एक यूज़र पड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो उस एक यूज़र को हम गेट करने के लिए फाइंड वन और फिल का मेथड इस्तेमाल करेंगे। फाइंड वन और फिल का मेथड करता यह है कि उस रिकॉर्ड को फाइंड करता है, अगर तो वो एग्जिस्ट कर रहा होता है तो उसे उठा के ले आता है, वरना वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा अगर वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कंडीशन प्रोवाइड कर दी कि आपने वही रिकॉर्ड उठाना है जिसकी ईमेल बराबर होगी इस ईमेल के जो मैंने यहाँ पर पैरामीटर में फंक्शन के अंदर पास की है, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो ये मेथड जो है बेसिकली हमें रिक्वायर्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। इसको भी सेव कर दूंगा, और सेव करते साथ मेरे ख्याल में यहाँ पर यूज़र का काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और ये वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो चुकी है, ठीक है, मेरे नज़दीक तकरीबन नियरली 30 to 40 बल्कि 1 घंटे के बराबर ही होने वाली होगी। तो जो है ना वो काफ़ी इसको लेंदी हो चुकी है, तो मैं काम करूँगा इसको, फिर अगले स्टेप में हम इस प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे जहाँ पर हम बेसिकली जो है वो टू डूज़ की एपीआई को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और टू डूज़ की एपीआई को जैसे ही हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे, फिर उसे नेक्स्ट स्टेप में हम बेसिकली जो है वो ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन को डील कर रहे होंगे, जो बेसिकली मेरी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी का पार्ट होगा, ठीक है। तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि मेरा जो
जो बैक एंड है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आएंगे फ्रंट एंड की तरफ और वही बैक एंड की APIs को हम फिर फ्रंट एंड की जो रिएक्ट की एप्लीकेशन मैंने बनाई है उसके साथ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो गाइस। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।